Good morning. Welcome to my class, rather lecture. Today I am going to talk about something from BA Part 3rd. This is from criticism paper and this is a preface to Lyrical Ballad by William Wordsworth. Today I am going to do something which I have not done. आज मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलूँगा so that people may understand it better. Okay, so without any delay, let us begin. So, preface to the lyrical ballad was written by William Wordsworth. अब हम लोग को समझना पड़ेगा ये वर्ड्सवर्थ कौन थे और कौन सा टाइम पीरियड में बिलोंग करते थे. द थिंग इज वर्ड्सवर्थ वॉज ए रोमांटिक पोएट. अब रोमांटिक एज कब से शुरू हुआ? इट इज कंसिडर्ड दैट द ईयर 1798 is considered as the beginning of romantic age. But before going into romantic age, we need to know a little about the background of romantic age. Romantic age का background अगर देखें तो we have to go back to the history of Europe. In the year 1789, there was a fierce revolution in Europe. And you may ask, what was that? What was that time? Why it is more important? इतना important क्यों था? इसके बारे में जानने के लिए that particular year was famous for French Revolution. French Revolution happened in 1789. French Revolution का जो impact था ये बहुत जोर से पड़ा था. It had a great impact on society, a great impact on religion, literature, culture, everything. Everything was been influenced by French Revolution, and it was not limited to France. French Revolution France में हुआ था. On that particular day of French Revolution, the common people got against the monarchy. तब इंग्लैंड का फ्रांस का राजा थे लुई द 16th और उनका रानी मेरी अंतवानेट, एंड दे आर ऑल द रिच बैरोन्स एंड ऑल द अदर जमींदार टाइप्स ऑफ पीपल. उन लोगों के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे. पीपल स्टार्टेड रिवॉल्टिंग एंड देयर वाज अ फेमस फोर्ट, rather I say prison in France. It's called Bastille, where they have captivated all the common mass, all the literate people, all the influential people from culture or some say educational background. ये सब लोगों को उन लोग पकड़ के रखे थे बस्तिल फोर्ट के अंदर. तो पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के दिन क्या हुआ, सब लोग गए और फोर्ट को तोड़े, दरवाजा तोड़ के सब जितना भी इनमेट्स थे सबको निकाले, एंड दैट वाज द फॉल ऑफ द एम्पायर. ऐसा हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. अब द इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन was felt in England also. इंग्लैंड में भी उसका इम्पैक्ट आ गया था. अब जब रेवोल्यूशन चल रहा है देन यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स. कुछ काम नहीं हो पाएगा, स्पेशली द क्रिएटिव वर्क्स. सो द पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर हैड अंडरगॉन ए ड्रास्टिक मेटामॉर्फोसिस. बहुत ज़्यादा चेंज हो गया सब कुछ में. जैसे लोग तंग हो चुके थे कि विद दिस रेवोल्यूशन, मान लीजिए अभी कोई किसी कंट्री में वॉर चल रहा है, सो उस टाइम पे आप दूसरा कुछ चीज़ सोच नहीं सकते. यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. रादर आई शुड से कि आपका मन नहीं लगेगा दूसरा कुछ सोचने में. सो people were fed up with war, people were fed up with revolution and all. अब लोग सोचने लगा कि in order to escape this kind of reality, what we should do, हम लोग को क्या करना चाहिए. तो these are people like Wordsworth, Coleridge. They thought, let us start a new movement which is associated with nature, a movement which is associated with
कॉमन पीपल। तो इसके लिए दे हैव रिटन दिस पर्टिकुलर बुक लिरिकल बैलेड एंड इट वॉज ए लैंडमार्क। मतलब जब पब्लिश हुआ 1798 पे, तब ये बहुत बड़ा एक क्रिएशन था एंड इट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड अगले 50 साल तक यही ट्रेड चलता रहा। ओके, सो दिस पर्टिकुलर एसे which we are going to study today is preface to the lyrical ballad। ये ऐसे जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ तब नहीं था। लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन 1798, तब ये एग्जिस्टेंस में नहीं था। इट केम इन टू द सेकेंड एडिशन विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1801। अब प्रीफेस क्या होता है? किताब के सामने जो लिखा होता है ना अबाउट द बुक, इसके बारे में डिटेल में लिखा होता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट। दिस टॉक्स अबाउट द बुक। जैसा क्या लिखते हैं प्रीफेस पे? प्रीफेस पे ऑथर्स लिखते हैं कि ही ट्राइज टू जस्टिफाई द बुक, और बुक में क्या क्या चीज़ है ये सब चीज़ बोलने के लिए लिखते हैं। तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में वही था। ही टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यू मूवमेंट जो मैंने बताया, रोमांटिक मूवमेंट, रिटर्न टू द नेचर मूवमेंट, उसके बारे में। और उसने जस्टिफाई किया कि क्यों वो ऐसा मूवमेंट को चुना, व्हाई ही हैज स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एंड ऑल। और ये जो पर्टिकुलर प्रीफेस है इट गॉट एक्सपेंडेड इन द ईयर 1802 जब उसका थर्ड एडिशन निकला। एंड ये पर्टिकुलर प्रीफेस को बोल सकते हैं हम कि डिफैक्टो मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। अब मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो जैसे देखते हो कि इलेक्शन के पहले सब पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं एंड in those manifesto they used to talk about the future prospect of the state or the country। ठीक है, अगर हम लोग वोट पे जीतेंगे तो क्या करेंगे अगले 5 साल, उसका एक लिस्ट होता है, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। और प्रोमिसेस कुछ आता है मैनिफेस्टो में, उसमें कुछ विजन्स आता है। सो दिस इज समथिंग लाइक ए मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, दिस पर्टिकुलर एसे। So without much delay, let us begin with the essay। इस essay में वर्ड्सवर्थ has talked about the common man's language। common man's language का क्या मतलब है? That means in the language in which common man talks। ठीक है, आम आदमी कैसे बात करते हैं। It's about everyday language and वर्ड्सवर्थ थिंग्स द एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस हो, इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्चुअल एक्शन। ठीक है, अगर कुछ एक्शन हो रहा है आसपास, उसका जो फीलिंग है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो लेट अस गो डायरेक्टली इनटू द एसे एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज एक्चुअली ट्राइड टू पोर्ट्रे इन दिस पर्टिकुलर एसे। In this particular essay, it was been collaborated with Samuel Taylor Coleridge। अब 2 पोएट मिलके बनवाए थे, एक है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है सैमुअल टेलर कोलरिज। अगर लिरिकल बैलेड आप पढ़ोगे तो उस पर डिटेल में है, उस पर बहुत सारे पोएम्स है। सम ऑफ देम आर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड सम ऑफ देम आर रिटन बाय कोलरिज। फॉर एग्जाम्पल राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। Rhyme of the Ancient Mariner, it was a famous poem written by Coleridge that was also placed in the particular book Lyrical Ballad। तो इस पे मतलब प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड पे वर्ड्सवर्थ ने एक्चुअली बताया कि भाई मैं अकेला नहीं था, कोलरिज वॉज ऑल्सो विद मी, कोलरिज भी मेरे साथ थे एंड हम लोग दोनों मिल के ये किए। एंड ही हैज ट्राइड टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ न्यू इम्प्रेशन ऑन दिस न्यू जर्नी। मैंने पहले भी बताया कि उसने जस्टिफाई किया कि व्हाई एग्जैक्टली ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ जर्नी। ये जो मूवमेंट है, रोमांटिक मूवमेंट है, वो क्यों लिखा, क्यों शुरू किया, व्हाट वाज हिज पर्पस, इसके बारे में उसने बताया। एंड इन दिस पर्टिकुलर एसे ये भी बताया कि अपना पोएम है, हाउ हिज पोएम्स, हिज वर्क ऑफ आर्ट are different from the works already written। मतलब पहले जो काम हुआ था ना, उससे कैसे डिफरेंट है अपना काम।
दैट इज हॉट यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आपको तो बताना पड़ेगा कि मैं इस रास्ते में दूसरे से अलग हूं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. In this particular essay, he talks about several other important old poems like Terence or Pope, and he talks about common man's language. कि भाई पहले पहले जो होता था, if you follow the history of say 18th century or 17th century, those works, those literature were meant for aristocrat people. मैक्सिमम एरिस्टोक्रेट पीपल के लिए होता था. मान लो कि मैं राजा हूं, मैंने अपने लिए एक कवि रख लिया एंड ही विल प्रेज अबाउट माय किंगडम, मैंने क्या क्या अच्छा अच्छा किया, कैसे मेरा टाइम बहुत अच्छा था, उसके बारे में लिखेंगे. अब आम आदमी के लिए लिखने वाला कोई नहीं था. देयर वॉज नो वन टू राइट अबाउट कॉमन मैन्स पीपल, कॉमन मैन्स इमोशंस, कॉमन मैन्स लैंग्वेज. तो वर्ड्सवर्थ बोले कि लेट मी डू दैट, मुझे करने दीजिए इसको. सो ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट कॉमन मैन्स फीलिंग. तो नियो क्लासिकल पोएट्री मतलब जो पहले था, वर्ड्सवर्थ का पहले का जमाने में, मतलब इन लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, नियो क्लासिकल एज था, जो एज ऑफ ड्राइडेन था, एज ऑफ पोप था. इस पे क्या था, इट वॉज अ टाइम व्हेन ऑल द लैंग्वेजेस आर वेरी लॉफ्टी एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज. अब रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर पढ़ोगे तब पता चल जाएगा. इफ यू रीड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इफ यू रीड विचर्ले और कॉनग्रीव, तब पता चलेगा कि लैंग्वेज कैसा था. इट वॉज वेरी आर्टिफिशियल, मतलब लगेगा कि ड्रामा चल रहा है, सम ड्रामा इज टेकिंग प्लेस. It's not real life. वर्ड्सवर्थ क्या बोले, ही सेड कि हम लोग को ऐसा आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं चलेगा. वी शुड स्टिक टू द कॉमन मैन्स लैंग्वेज. आम आदमी क्या सोचते हैं उसके बारे में. आम आदमी ऐसे ड्रामा नहीं करते हैं जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में होता है. इट्स वेरी लॉफ्टी, इट्स वेरी ट्रिवियल, इट इज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी. अब ओरिजिनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो वर्ड्सवर्थ ने यही बोले कि भाई मैं तो ये करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच इज वेरी ओरिजिनल, एंड ये बहुत जरूरी है. एंड दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज विल मेक ए पर्सन बी ए बेटर पर्सन. ही विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ. अब सच क्या है वही सामने आएगा इफ यू टॉक अबाउट कॉमन मैन्स लैंग्वेज. ठीक है, आर्टिफिशियलिटी में सच नहीं आता है. सो दैट वॉज द इंटेंशन ऑफ वर्ड्सवर्थ to a great extent. So he has also pointed out how our mind is actually associated with the common things and how it is actually motivating our external way of looking at things. हमारा दिमाग में क्या चल रहा है, exactly what is happening inside my mind is can be associated with the थिंग्स विच वी आर इन टू इट. मतलब हम लोग जिस चीज़ में रह रहे हैं, मतलब इफ आई एम स्टेइंग इनसाइड नेचर, ऑटोमेटिकली माई माइंड विल बी फ्रेशन अप. ठीक है, तो इंटरनल इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब दूर हो जाएगा एंड पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर मोर विविडली थ्रू दिस. पोएट्री कैसे क्रिएट होता है ये भी बताए वर्ड्सवर्थ. ये भी बताए कि हम लोग पोएट्री कैसे क्रिएट करते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. अब एक एक वर्ड अच्छे से समझिए. पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो. स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, जो अपने आप होता है, इसके लिए जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है. स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एक्शन. मान लो कि कोई कुछ चीज मुझके ऊपर फेंका, समवन थ्रो समथिंग ऑन मी, ऑटोमेटिकली डक माई हेड. सो दैट्स ए स्पॉन्टेनियस एक्शन.
इसके लिए मुझे पहले से कोई बताया नहीं कि इस टाइम पे कोई कुछ फेंकेगा एंड यू हैव टू डक योर हेड, नो, दिस इज समथिंग स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियसली होता है ये। तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, सेकेंड वर्ड स्पॉन्टेनियस, देन ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है? अब जब देखो टैंकी में पानी भर जाता है तो ओवरफ्लो होता है कि नहीं, मतलब जो उसका लेवल है उसको क्रॉस करके निकल के आ रहा है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। फीलिंग क्या है? फीलिंग इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इनसाइड और माइंड और इनसाइड आवर सोल, अपने अंदर जो दबा हुआ है। देयर इज वन स्टेटमेंट बाय स्वामी विवेकानंद, ही सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब हमारा अंदर परफेक्शन ऑलरेडी है, एजुकेशन क्या करते हैं? उसको बाहर लाते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, तो ये भी सिमिलर टाइप की स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। हमारा अंदर फीलिंग ऑलरेडी भरा पड़ा है, कोई दिखाता नहीं है, कोई नहीं दिखाता है, बट सबके अंदर फीलिंग्स है। तो वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं जब पोएट समवन राइट्स पोएट्री, इट्स ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। Then next part, let us go to the next part. Emotion recollected in tranquility. Emotion recollected. Recollected मतलब मान लो तुम गए हो शिमला घूमने, शिमला घूम के यू आर बैक टू बिहार, बिहार में आ गए, बट तुम्हारा मन में पड़ा है कि कितना मस्त पहाड़ था, कितना मस्त जगह था, मनाली था, रोहतांग पास था, बहुत अच्छा जगह है हिमाचल। So, while you are sitting back at the darkest corner of your room, you are remembering those good old days कि मैं एक सप्ताह के लिए गया था and I have really enjoyed that time. Okay. So, emotion recollected. You are recollecting the emotion. Okay. कि तब हम लोग बहुत मजा किए थे, बहुत हम लोग सेब खाए थे, हिमाचल का सेब, बहुत अच्छा साइट सीइंग किए थे. We have enjoyed that place. So when you are recollecting that earlier visited thing, वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है टिंटन एबे, उस पर अपना टिंटन एबे कभी विजिट किए थे वर्ड्सवर्थ. ठीक है, 5 साल बाद फिर विजिट कर रहे थे, तो अपने मतलब जो ऑल द गुड मेमोरीज विच वर कमिंग अप टू हिज माइंड, अपने मन पे वो मेमोरीज वापस आ रहा था. तो इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी मतलब जब आपका मन पूरा शांत है. इन योर डिस्टर्ब माइंड यू कैन नॉट थिंकिंग ऑफ गुड थिंग्स एंड ऑल. मन नहीं लगेगा, सीधा बात है. हम लोग बोलते हैं ना, मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का इच्छा नहीं हो रहा है. सो दैट थिंग विल नॉट कम. इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. तो पोएट्री क्या है? पोएट्री समथिंग विच इज स्पॉन्टेनियस, जबरदस्ती नहीं, अपने आप आएगा. ओवरफ्लो, बहुत तेज आएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, अपने मन के अंदर जो है पावरफुल फीलिंग्स, दैट विल कम आउट. इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. देयर आर सर्टेन इमोशंस व्हिच वी रिकलेक्ट, हम लोग जिसको पहले से याद करते हैं इन ट्रैंक्विलिटी, शांति में बैठ के. ऐसे नहीं कि शोर चल रहा है, हल्ला चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बीच ऐसा नहीं होता है. दिस विल happen only in a peace state of mind. Okay, so this is the definition of poetry which matlab not definition of poetry, he points out how we should write a poetry, how the young poets from this particular movement, romantic movement, should write poetry. He also talks about that he also talks about the style of poetry. ठीक है, कैसा होना चाहिए. He told that language of poetry should be very much simple, and also he approves prose poem. ऐसा नहीं कि सब पोएम में राइम होना चाहिए. ठीक है, राइम या लिरिकल एलिमेंट ऐसा होना नहीं जरूरत है. राइम क्या चीज़ है? राइम मतलब जैसा हम लोग चाइल्डहुड राइम पढ़े थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार के साथ आर राइम हो रहा है कि नहीं. सो इट्स समथिंग लाइक दैट ओनली. इस पे क्या होता है, वर्ड्सवर्थ ने बताया कि भाई अच्छा पोएट्री होने के लिए
इट शुड नॉट बी कि पोएट्री राइम होना चाहिए कुछ, मतलब फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन का मैचिंग होना चाहिए, थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। पोएटिक एलिमेंट प्रोज पोएम पे भी हो सकता है। प्रोज पोएम क्या होता है जिसपे ऐसा राइम वाइम नहीं है कुछ, पोएट्री रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, ऐसा भी हो सकता है। ही सेड कि ये जो मीटर एंड राइम है, दिस एनहांसेस द आइडियाज ऑफ पोएट्री, ये बढ़ाता है, एनहांस करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि दिस इज द एंड, यही बेस्ट है, यही सब कुछ है, ऐसा बात नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पोएटिक एलिमेंट्स, जैसा कॉमन मैन्स लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स दिस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये होना बहुत जरूरी है। तो फॉर एनी रोमांटिक पोएट, इफ यू गो थ्रू लाइक देर इज जॉन कीट्स, देर इज पी.बी. शेली, देर इज बायरन, देर इज वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, किसी की पोएट्री उठा लो, you could have seen this kind of emotions, okay? And basically इस particular essay में he has tried to systematically defend the genre, मतलब since he has started beginning this new adventure, नया एडवेंचर में आए, क्योंकि डिफरेंस देखो बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। पहले क्या था, पोएट्री पूरा अलग लेवल का था, आम आदमी का बात नहीं होता था, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल था, ऐसा मतलब पहले कभी हुआ ही नहीं। तो शेक्सपियर जब वर्ड्सवर्थ जब लिखना स्टार्ट किए, तब उसने बताया कि देखो भाई, हम लोग एक नया वेंचर पे आ रहा है। इसका ये हो सकता है कि देखो, जैसा जब कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है कि नहीं, जब कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो जो ओनर ऑफ द स्टार्टअप ही स्टार्ट्स प्लीडिंग पीपल टू ट्राई हिज। जैसा जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था, फ्लिपकार्ट का जो सीईओज थे, उन लोगों का घर घर जाके कन्विंस किए कि भाई सामान घर से भी मंगवा सकते हो आप, यू कैन ट्राई, एक बार कोशिश तो कीजिए। सो इट्स ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ऑन पार्ट ऑफ द पोएट कि भाई हम लोग ये नया वेंचर शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग को थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, आप लोग पढ़िए इसको। इट्स ए न्यू काइंड ऑफ पोएट्री एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। एंड उसने ये सब तो हुआ, एंड ही हैज आस्क्ड पीपल टू ट्रस्ट ऑन अदर पोएट्स ऑल्सो, मतलब सिर्फ अकेले क्या बात नहीं किया कि जितना भी रोमांटिक पोएट है उन लोगों को ट्रस्ट कीजिए एंड यू लुक इनटू द थिंग्स। एंड towards the end of the essay, Wordsworth has mentioned certain drawbacks. होता है, since he was starting something very new, this was evident कि कुछ तो गलती होगी। So he talked about कि भाई देखो, मैंने जो शुरू किया इस पे सब्जेक्ट मैटर्स आर वेरी ट्रिवियल। एक एग्जांपल देता हूँ, perhaps you have read this the poem by Wordsworth, Solitary Reaper। अगर नहीं पढ़े हो तो it's about Wordsworth visiting a rustic, a very rural place in Scotland। अब अपना स्कॉटलैंड विजिट कर रहे थे, गांव के रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में सुना एक बहुत मीठा सा गाना, एंड इट वाज इन सम स्कॉटिश डायलेक्ट। ठीक है, डायलेक्ट क्या होता है, मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, स्कॉटिश लैंग्वेज, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज में गा रही है। एक लड़की गा रही थी, एक्चुअली शी वॉज ए रीपर, काइंड ऑफ फार्मर, उन लोग घास वास खेलते हैं, तो वो काम कर रही थी एंड शी वॉज सिंगिंग दैट सॉन्ग। अब जब वो वापस आ गए, इंग्लैंड वापस आ गए स्कॉटलैंड से, तब वो इमोशन रिकलेक्ट किए कि भाई उस टाइम पे वो गाना सुने, बहुत अच्छा लगा, दैट पर्टिकुलर हाईलैंड लैस, शी वॉज सिंगिंग ए वेरी ब्यूटिफुल स्कॉटिश सॉन्ग which touched my soul, मुझको छू गया, something like that. So if you see the subject matter, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग पढ़ोगे अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, उस पर क्या है, कोई जा रहा है पार्टी में, उसको मतलब इट्स ए मॉक एपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अर्लियर एपिक्स रिटन। तो जो ट्रिवियल वो सब्जेक्ट मैटर है, इसमें ये आम आदमी का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मेरा भी ट्रिवियल है, बट
यू शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्शन है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड बहुत सारे आर्बिट्ररी कनेक्शंस दिए हैं जो सब लोगों को समझ में नहीं आता। मतलब देर आर सर्टन लिंकेज कि ऐसा कोई इमेज यूज कर दिया, कोई कनेक्शन ऐसा कर दिया कि आपको शायद समझ में ना आए। ये भी वो बोले हैं कि भाई आई डीपली अपोलोजाइज फॉर द फैक्ट दैट आई हैव रिटन सर्टन आर्बिट्ररी थिंग्स विच मे और मे नॉट बी अंडरस्टूड बाई एवरीवन। सब लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है, बट उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बट perhaps in the next edition I will try to rectify all these things. And with this, Wordsworth has pleaded to his readers that do enjoy this book, and it is considered one of the greatest manifesto ever written in in support of romantic poetry. I hope you like this class. Thank you so much.